दोस्तों, आज मैं आप सबों के सामने अपने खुद के लिखे हुए एडिटोरियल को लेकर हाजिर हूँ, जो हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल के ऊपर लिखा गया था। जी हाँ, सरदार पटेल के जन्म उत्सव के अवसर पर मैंने ही यह एडिटोरियल लिखा था और आज जो है इस वीडियो के माध्यम से उनके विचारों को, उनके सपनों को आप सबों के मध्य जो है वो प्रस्तुत करने का एक छोटा-सा प्रयास है, जहाँ पर हम देखेंगे कि सरदार पटेल कैसे भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं, कैसे वह एकता के प्रतीक हैं, कैसे वह अखंड भारत के वास्तुकार हैं और आज़ादी एवं एकता के महान नेता हैं। तो देख सकते हैं एडिटोरियल की शुरुआत, जैसा कि मेरा नाम मनीष सोनी। तो वर्ल्ड विजन न्यूज़ एक पत्रिका है, जहाँ मैंने खुद से ही ये एडिटोरियल जो है वह लिखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्व इतिहास में वैसे व्यक्ति जिन्होंने जो विभाजित राष्ट्र है या फिर विभाजित समाज है, उसका एकीकरण कर एक राष्ट्र बनाया है, उसे बिस्मार्क की उपाधि दी जाती रही है। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो सरदार पटेल को हम भारत का बिस्मार्क कह सकते हैं, क्योंकि 562 से ज़्यादा रियासतों में बटा हमारा देश अलग धर्म, पंथ, संस्कृति, आचरण, भाषा, व्यवहार, जाति, वर्ग इत्यादि कई प्रकार के भौगोलिक, सामाजिक इत्यादि विभाजन में गहनता से विभाजित था। ऐसे में जहाँ 2/3 भाग पर ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष कब्जा था और 1/3 भाग पर जो है वह कहीं न कहीं देसी राजाओं इत्यादि का जो है वह प्रभाव था। और तो और जो है साक्षरता दर भी क्या थी, 10% से भी कम थी और ना कोई राष्ट्रवाद था, ना कोई आधुनिक विचार। वैसे में राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इसकी ना कोई चेतना थी और ना ही कोई एक राष्ट्र के रूप में भारत जो है वह एकीकृत हो पाया था। ऐसे में जो है हम देखते हैं कि सरदार पटेल जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक जो है वह कार्य करते हुए हम देखते हैं कि भारत को एकता के सूत्र में बांधा, राष्ट्र के सूत्र में बांधा और उन्हीं के दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ इच्छा, असाधारण कार्य और कूटनीति के कारण भारत का एकीकरण हो पाया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ ब्रिटिश शासन से आज़ादी के बाद जो है भारत का जो है खुद का अपना संविधान और अपना जो है खुद एक राष्ट्र के रूप में स्थापना हो पाई। 562 से ज़्यादा रियासतें थीं। उन्हें विकल्प भी था कि वो भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे या फिर वो स्वतंत्र रूप से रहे। कारण यह था कि ब्रिटिश शासन कभी भी एक राष्ट्र के रूप में भारत को नहीं देखना चाहता था। क्यों? क्योंकि इससे उसके डिवाइड एंड रूल की जो लक्ष्य थी, वह पूरा नहीं हो पा रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि उपनिवेशवादी दृष्टिकोण, जहाँ संसाधन, अर्थव्यवस्था, लोगों का शोषण करने का जो ब्रिटिश सपना था, उसको सरदार पटेल ने तोड़ दिया और जो है विभाजनकारी नीतियों, जो बंटवारे पर आधारित था, जो लोकतंत्र के विरुद्ध था, जो अधिकारों के खिलाफ था, उसका क्या है उन्होंने प्रतिकार किया और संविधान, कल्याणकारी राज्य, लोकतंत्र, अधिकार, विधि का शासन जैसे मूल्यों के साथ यहाँ एक राष्ट्र की स्थापना के प्रयास किए। तो भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक विविधता की जटिलता के बावजूद एक राष्ट्र के तौर पर जो है उन्होंने भारत का सृजन किया, जहाँ ना कोई एक धर्म रहा, ना एक भाषा, ना एक जाति, बल्कि एक भारतीयता की पहचान रही। पटेल ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर राज्य विभाग का भी गठन किया और बीपी मेनन के सहयोग से रियासतों के साथ संवाद स्थापित किए और तर्क, दूरदर्शी सोच, कूटनीति, उसके साथ दंड और पुरस्कार की नीति के द्वारा उन्होंने राष्ट्रवादी नेतृत्व, भारतीयता की भावना इत्यादि का प्रयोग कर रियासतों का एकीकरण करके विलय पत्र पर 562 रियासतों का हस्ताक्षर करवाया। विलय पत्रों में उन्होंने स्पष्ट रूप से संचार, रक्षा और विदेश मामलों को अपने अधीन रखा, अर्थात केंद्र के अधीन रखा और पुरस्कार और दंड दोनों तरह की नीतियों का पालन कराया गया। हालांकि 3 रियासत हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का भारत में विलय को लेकर काफ़ी विवाद भी रहा, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत ऑपरेशन पोलो
के द्वारा भारत में एकीकरण कराया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ और कश्मीर में राजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए। तो सरदार पटेल राजनीति में यथार्थवाद और संतुलित आदर्शवाद के क्या थे? प्रणेता थे। वह गांधी के आदर्शवाद से प्रेरित तो थे, लेकिन एक यथार्थवादी दृष्टिकोण भी रखते थे। उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक था, धरातलीय था, जो समस्या के समाधान के लिए राजनीति, प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रयास को बल देता था। रियासतों के एकीकरण में उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने धार्मिक नीतियों का सहारा नहीं लिया, कोई भी विभाजनकारी शक्तियों से कोई समझौता नहीं किया, बल्कि वार्ता, समझौता, पुरस्कार और दंड की नीति का संतुलित प्रयास किया। उन्होंने राष्ट्रीय हित को आगे रखा। उन्होंने प्रशासनिक यथार्थवाद का भी शानदार उदाहरण देते हुए भारत में सिविल सेवा की स्थापना की और देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय सिविल सेवा को महत्वपूर्ण बतलाया। उन्होंने सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा, क्योंकि यह सरदार पटेल के सपनों के भारत का निर्माण करती थी। पटेल को कांग्रेस की आयरन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने गांवों तक, किसानों तक, महिलाओं तक पहुंचाया था। आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर वह हमेशा स्वदेशी की वकालत करते रहे और आत्मनिर्भर भारत जो आज की जरूरत है उसकी भी आवाज बुलंद करते रहे। वह कहते थे, राष्ट्र निर्माण केवल सपनों से नहीं होता, आदर्श से नहीं होता, बल्कि अनुशासन की जरूरत होती है, कर्तव्य और संकल्प के साथ व्यवहारिक निर्णय लेना होता है। वह एकता की मूर्ति थे और संघर्ष से संकल्प की यात्रा के ऐतिहासिक गवाह बने। जब तक देश सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्या से जूझ रहा है, उनका मानना था कि अगर विभाजनकारी शक्तियां जब तक मजबूत हो रही हो, देश का भला नहीं हो सकता। वह देश में विभिन्न आधारों पर विद्रोह और असंतोष को बढ़ावा देने वाले कारकों के विरुद्ध थे। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ने की साजिश रचने वालों के विरुद्ध थे। उन्होंने अपने दूरदर्शी जो है वह बुद्धिमत्ता के जरिए उन्होंने समझ लिया था कि चीन से भी उन्हें नुकसान हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने भारत में रक्षा के क्षेत्र में भी मजबूती बढ़ाने के कई प्रयास किए। सरदार पटेल की नीतियों को प्रत्येक नागरिक के दिलों में आत्मसात करने की जरूरत है, क्योंकि यही राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र प्रेम और देश के सभी नागरिकों को एक साथ बंधुत्व में जोड़ने का एक मात्र रास्ता है। उनका नारा एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत इत्यादि आज बेहद प्रासंगिक है। हमें सरदार पटेल की यथार्थवादी, व्यवहारिक, दूरदृष्टि नीतियों को अपनाकर लोकतांत्रिक पद्धति के साथ विभिन्न समस्या का समाधान के लिए आगे आना होगा। यही लौह पुरुष के सम्मान में सच्ची श्रद्धा होगी। और उनका जो है भारत में उनके योगदान को लेकर हम देख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में स्थापित भी किया गया है, वो दुनिया की सबसे ऊंची लौह प्रतिमा है, जो लौह पुरुष को एक कहीं न कहीं शानदार श्रद्धांजलि भी है। तो ये मेरा लिखा हुआ है और मैंने ही इसे जो है लिखा था। तो ये फाइनली जो है सरदार पटेल के ऊपर लिखा गया मेरा एडिटोरियल काफ़ी अच्छा रहा है।